हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आज के समारोह की श्रीमती ज्योति जैन पधार चुकी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। सुप्रभात, सुस्वागतम, नमन, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का सिका परिवार के इस सभागार में। मैं डॉक्टर अनामिका भागवत सिका परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैडम, इस बेहद खुशनुमा और उजली सुबह में, जबकि हम सभी एकत्रित हुए हैं लगातार अनवरत सुंदर सार्थक आयोजनों की इस श्रृंखला में, जहां आज हम रूबरू हो रहे हैं हमारे शहर और साहित्य जगत की एक जानी मानी हस्ती श्रीमती ज्योति जैन जी से। मैं यहाँ बहुत उत्साहित इसलिए भी हूँ क्योंकि हमारे बीच एक मैं पिछले कई सालों से अनुभव कर रही हूँ, इस सुखद अनुभव से गुजर रही हूँ कि सिका परिवार का एक सदस्य होते हुए हम लगातार किसी न किसी अनवरत बहुत अच्छी एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने पद्मश्री जनक पलटा जी के साथ स्वच्छता की बात की, आंतरिक स्वच्छता, बाहरी से आंतरिक स्वच्छता की बात की। फिर श्री सुब्रमण्यन सर के साथ बजट पर चर्चा हुई और उसके बाद अभी आपने देखा कि सुश्री मिनोती देसाई जी के साथ हमने पावर ऑफ माइंड तक हम पहुंच गए। और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट राइटिंग, थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव और लेखन। तो ये सत्र जो है न केवल हमारे BAJMC के स्टूडेंट, हम में से हर कोई जो इस सभागार में मौजूद है, मुझे यकीन है कि इस पर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। पर मैं ज़्यादा बोलूँ क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और प्रोफेसर भी हूँ, करेला ज़्यादा नींद चढ़ा है, बीच बीच में रंग दिखाएगा। मैं विधिवत समारोह की शुभारंभ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हमारी छात्रा सुश्री दिव्यांशी को कि वो आकर सरस्वती वंदना गाते हुए इस समारोह का शुभारंभ करें। थैंक यू मैम। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी, मनमोहिनी विश्वेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद दिव्यांशी इतनी सुमधुर सरस्वती वंदना के लिए। आज हम सभी आतुर हैं मैडम को सुनने के लिए। अविलंब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्राचार्य डॉक्टर उन्मेखा तारे मैडम से कि वो गुजारिश करती वो आएं और वेलकम एड्रेस। नमस्कार आदरणीय ज्योति जैन जी, कार्तिक शास्त्री सर, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं समस्त सिका परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित इस सेशन के द्वारा हम सभी विद्यार्थी, शिक्षकगण, हम सब लाभान्वित होंगे। ज्योति जैन जी केवल इंदौर ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य भारत की एक जानी मानी हस्ती है, जानी मानी लेखिका हैं। और इस तरह के आयोजन करवा कर हमारा उद्देश्य होता है कि केवल किताबी ज्ञान
ही विद्यार्थियों का चहुमुखी बहुमुखी विकास नहीं कर पाएगा। तो व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज्योति जैन जी मैम के द्वारा यदि आपको मार्गदर्शन मिला तो निश्चित ही आप सफलता के पथ पर अग्रसर होंगे और आपका बहुमुखी विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो मैं मैम एक तो बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और हम लोगों के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसे मानकर अपना मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि ज्योति जी बहुत ही व्यस्त महिला है। मतलब एक जितनी सकुशल गृहिणी है, बहुत ही सकुशल गृहिणी है और साथ ही व्यावसायिक तौर पर लेखिका है और वो दोनों ही अपने जीवन की दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा बैलेंस कर पाती हैं। ये बहुत ही कम लोगों में हमें देखने को मिलता है। तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और समस्त विद्यार्थियों का भी स्वागत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन्मेखा मैडम। हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो ऐसे बहुत सारे हौसले हैं हमारे और बहुत सारे लक्ष्य भी है, योजनाएं भी हैं, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कोई भी योजना या लक्ष्य हमारे वरिष्ठों और मार्गदर्शकों के सहयोग, समर्थन और सक्रिय सहभागिता के बगैर पूरा होना संभव नहीं है। बड़े ही हर्ष और उत्साह की बात है कि सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ ये मेरा केवल व्यक्तिगत नहीं पर हम सभी का अनुभव है कि सिक्का ट्रस्ट हमें गाइड करने के लिए, मार्गदर्शित करने हेतु सकारात्मक रूप से सदैव उपस्थित रहा है। पिछले कई समारोहों से हम देख रहे हैं और आज भी हम रूबरू हो रहे हैं। हमारे बीच मौजूद सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी, आदरणीय ट्रस्टी श्री कार्तिक शास्त्री जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि वो औपचारिकता बाद में होगी, लेकिन आपकी उपस्थिति से हमारा जोश, हर्ष और उत्साह बरकरार रहता है। सर, मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि के परिचय के लिए हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापिका प्रोफेसर ऋतु मिश्रा जी को। छोटा ही बोलना मैम, थोड़ा शायद संभव ना हो पाए। गुड मॉर्निंग आदरणीय कार्तिक शास्त्री सर, ज्योति जैन मैडम, प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर उन्मेखा तारे और सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज। मुझे जो जिम्मेदारी आज दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से वो थोड़ी सी मुश्किल है और मैडम ने कहा है कि मेरा परिचय बहुत शॉर्ट में देना, जो बहुत ही संभव नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। सृजनशीलता जो होती है वो दुनिया का सबसे जिम्मेदारी पूर्ण कार्य होता है और लगातार सृजन करते चले जाना और इस तरह का सृजन कि आपका लिखा हुआ आपके साथ और आपके बाद इस तरह से याद किया जाए कि मतलब उसमें हमेशा तारीफ मिलती रहे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। ज्योति जी का मैं परिचय देने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने। वो ऐसे व्यक्तित्व की धनी है जो देश में हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। मैडम की साहित्य यात्रा तकरीबन 28 साल से लगातार जारी है और उनकी लिखी हुई लघु कथाएं महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड है उसके पाठ्यक्रम में भी शामिल हो चुकी हैं। उन्हें इतने पुरस्कार मिले हैं कि हम यदि उनका वर्णन यहाँ पे करते बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं बहुत ही छोटे रूप में बताना चाहूंगी कि 25 से ज्यादा उनको महत्वपूर्ण पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के पुरस्कार शामिल हैं। जिसमें एक जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो ढींगरा फाउंडेशन अमेरिका और शिवना प्रकाशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिवना पुरस्कार शामिल है। वे वर्तमान में डिजाइन मीडिया मैनेजमेंट कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी कार्यरत हैं। शहर की लेखिका जो संघ है वामा, उसकी अध्यक्ष और कई सारे क्लब की वो मेंबर और कई बड़े पदों को संभाल रही हैं। उसके साथ साथ कुछ एनजीओ की गतिविधियों में भी शामिल हैं। कहानी संग्रह, लघु कथा, उपन्यास और लगातार किताबों के लिखने का दौर जारी है। हाल ही में उनकी नजरबट्टू लिटरेचर फेस्टिवल में अभी उनका विमोचन भी हो चुका है।
शायद इसके अलावा भी और बहुत सारी उपलब्धियां और चीज़ें हैं जो मैडम के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या और कैसे किया है वो अब अपनी जो जितने भी मोती उन्होंने संजोए हैं अपनी यात्रा के दौरान वो अब अपने उद्बोधन में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद रितु मैडम। जैसा कि सेशन आगे बढ़ते जा रहा है, हम सभी बहुत ही आतुरता से मैडम को सुनने के लिए, लेकिन एक प्रभाव होता है किसी व्यक्तित्व का ऐसा गहरा कि उनकी मौजूदगी से ही एक हम शुरुआत देख रहे हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने लिखने के बारे में सीखना, बाद में उसके पहले भी कुछ अपनी कोशिशें शुरू हो गई हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं BA मास कॉम की सुश्री श्रव्या श्रीवास्तव, जो अभी से कुछ लिखकर इस सेशन के लिए बिल्कुल प्रासंगिक अपनी स्वलिखित रचना के साथ उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री श्रव्या श्रीवास्तव। थैंक यू मैम। मेरा नाम श्रव्या श्रीवास्तव है और मैं अपनी खुद की लिखी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है खुशी। हंसना भी खुशी है, मुस्कुराना भी खुशी है, गम जब आए तो उसे भुलाना भी खुशी है। किसी के साथ खिलखिलाना तो कभी बातों में डूब जाना, वक्त का ठहर जाना तो कभी वक्त में डूब जाना, अपनों के साथ बतियाना और दोस्तों का याराना, कभी साथ में जाना तो कभी अकेले बैठ जाना, कभी सिर्फ बोलते रहना तो कभी खामोश हो जाना, किसी चीज़ को देखते रहना और उसकी सोच में खो जाना, किसी को बातों से हंसाना तो कभी किसी को चिढ़ाना, कोई रूठ जाए तो उसे झट से मनाना, वही पुराने गीत गुनगुनाना, एक ही बात को याद करके अपने पुराने किस्से दोहराना, खुशी की बात करते हुए खुद मुस्कुराना, यही खुशी है। थैंक यू। श्रव्या, इतने सुंदर खुशनुमा माहौल में खुशी का अपना एक और पंच जोड़ते हुए, विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल पाने के लिए हम लोग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं बहुत आतुरता के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ तत्पर हूँ। मैडम ज्योति जी को सुनने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। मैडम प्लीज आप पधारें और हम सबको लाभान्वित करें अपने वक्तव्य से। बहुत स्वागत है। देखो, पहले तो ये कि जो आगे की सीटें खाली है किसी के लिए रखी है, कोई आने वाला है क्या? अगर नहीं आने वाला है तो जो जल्दी से आगे आएगा उसको 2-2 मंच मिलेगी। फटाफट आगे आइए बच्चों। जो सबसे पीछे बैठे हैं ना वो सबसे आगे आइए। वेरी गुड। सबसे पीछे एक बहुत सुंदर सा गुलाबी शर्ट है, वो आगे आ जाओ। वो लाइनिंग वाला रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स, आगे आ जाइए बेटा। आगे आगे आ जाइए और यकीन मानिए मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगी। वेरी गुड। मंच का कमाल है। आगे आगे आइए, बीच की सीटें बिल्कुल खाली नहीं होना, आगे आ जाइए। मैं मतलब आपको सोने का मौका नहीं दूंगी, इसलिए आप आगे बैठ सकते हैं। आ जाइए आगे। वेरी गुड। मैं जब स्कूल का बेटा बीच की सीटें खाली नहीं, कुछ सीटें खराब है क्या कार्तिक सर? ऑडिटोरियम की कुछ सीटें खराब है, टूटी हुई है क्या? आ जाओ आगे। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अब कोरोना भाग गया। अगर आप पॉजिटिव हो तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। आगे आ जाइए। शाबाश। हाँ जी ठीक जा रही हूँ ना मैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी उनमें का मैम, तो मुझे याद है कि कोई इस तरह से भाषण देने आ जाते थे अतिथि, तो हम लोग बड़ा कोफ्त होती थी और हम भी सबसे पीछे जाके बैठ जाते थे कि बोर होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि कुछ भाषण देने नहीं आई हूँ। यहाँ पर
मुझे ऐसा ख्याल है ये जितना मैं सोचती हूँ सभी मीडिया के बच्चे हैं? नहीं, सभी हैं। मैम आगे वाले मीडिया के। अच्छा, आगे वाले मीडिया के, शाबाश। ये जो आवाज बुलंद है ना, वो यकीनन पत्रकारिता में झंडे गाड़ने वाली है। और पत्रकारिता में जाना है तो बुलंद आवाज में बोलो, ठोक के बोलो, तब दुनिया आपको सुनेगी। ठीक है? तो हमारा जो मेरा जो बोलना रहेगा वो हम वन वे नहीं रखेंगे, है ना? वन वे में जाने में लोग कतराते हैं। हमारा आपसे बातचीत रहेगी। यदि मैं कुछ बोल रही हूँ और बीच में किसी को कुछ पूछना है या मेरी बात को लेकर के कुछ कहना है, अपना हाथ उठाएं और बोलिएगा। ठीक है? मैं एक छोटे से सवाल से यहाँ पर अपनी बात शुरू करूंगी। जो विषय है हमारा, वो तो विषय हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ ऐसी बात। क्या आप सबको कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं मन में? यस मैम। आते हैं। फिर आप क्या करते हैं? सेल्फ काउंसलिंग। बहुत बढ़िया बात है ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इस तरह की चीजें तो जोर से बोलना चाहिए। मैं तो गाने सुनता हूं। मैं भी गाने, बहुत बढ़िया। तो गाने सुनने से नैराश्य भाग जाता है? हाँ, थोड़ा शांत हो जाता है। थोड़ा शांत हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। अगली बार वो नैराश्य आए ना, तो एक तो ज्योति मैम को याद करना। तो मुझसे क्या है, नैराश्य बहुत डरता है, वो दूर भागता है। और मेरी कविता याद करोगे तो वो और ही भाग जाएगा। ठीक है? कविता का शीर्षक है कोई नाकाम नहीं होता। ओके? कोई नाकाम नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हर रोज सूर्य यूं न डूबता। असफलता की मानिंद अंधकार भी स्थायी नहीं होता। निश्चित उदय होता सूर्य, यही संदेश है देता। एक इम्तिहान मात्र की असफलता, एक इम्तिहान मात्र की असफलता नहीं होती ताउम्र की नाकामी। एक असफलता से जीवन पर विराम नहीं लगता। वक्त गुजरता अवश्य है, पर दूसरे मौके भी है देता। कोई नाकाम नहीं होता, कोई नाकाम नहीं होता। कई बार ये देखा गया है कि किसी एग्जाम में किसी को कम नंबर आए या कोई फेल हो गया तो एक निराशा सी हो जाती है, अरे मैं असफल हो गया। वो नहीं होने देना चाहिए। मैं कहते हैं कि कोई भी चीज का उदाहरण आप स्वयं पहले बनिए, उसके बाद बात करिए। तो अभी यहाँ पर गणित की मुझे टीचर से मुलाकात हुई तो मुझे लगा बाप रे, बड़ा डरावना सब्जेक्ट है। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मुझे गणित में सप्लीमेंट्री आ गई। और जब एग्जाम देकर आई थी, मम्मी ने पूछा पेपर कैसा गया, और बहुत अच्छा गया हूँ मैं, बहुत अच्छा गया हूँ। अरे पता था कुछ भी नहीं करके आए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो गया। फाइनली ये हुआ कि सप्लीमेंट्री आई, फिर सप्लीमेंट्री से पास। गणित के पहाड़ है ना, मुझे पहाड़ जैसे लगते थे कि अरे यार ये क्या है। तो लेकिन मुझे जिस क्षेत्र में रुचि थी उस क्षेत्र में मैं आगे आई और मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। तो किसी एक नतीजे में अगर आप असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जो विषय आपको पसंद है वही चुनिए और वही पढ़िए। और मैं काउंसलर हूँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स से कहिए, मैं उनकी भी काउंसलिंग करूँगी। ठीक है? तो जो मर्जी पड़ता है, जो मर्जी हो वो कीजिए और बिल्कुल बिंदास अपना जीवन जिए। ठीक? हम आज के विषय पर आए उससे पहले मैं 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी कि पत्रकारिता में लेखन की जो संभावनाएं हैं, आप में से अभी तो मैंने एक बड़ी अच्छी कविता सुनी श्रव्या से, बहुत अच्छी कविता लिखी है। जो ये गुण होते हैं ना लेखन के, ये आपको स्कूल कॉलेज से समझ में आ जाते हैं कि आपका रुझान किस तरफ है।
आप में से सिर्फ हाथ खड़ा करिएगा कि कितने लोग हैं जिनको लेखन में रुचि है, और जिनको ये जो हाथ खड़े हुए हैं ये पत्रकारिता के बच्चे हैं? मैक्सिमम, ज्यादातर दूसरे भी हैं, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्रकारिता वाले सारे बच्चों को लेखन में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, है ना? हम कुछ समय पूर्व में अगर जाते हैं, यहाँ पर आदरणीय रचना जी बैठी हैं जो कि पत्रकारिता के इतिहास से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। संक्षेप में मैं आपको पहले बता दूं कि जो भारत में पहला समाचार पत्र था वो था उदत्त मार्तंड, जिसे पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था। उस वक्त क्या होता था कि जो पत्रकारिता से जुड़े लोग थे वो लेखक भी होते थे। आज परिस्थितियां बहुत बदली हैं, पत्रकारिता, नई सभ्यता शुरू हो गई पत्रकारिता में, पत्रकारिता एक व्यवसाय हो गई है ना? आप सब भी अगर जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि हमको आगे जाकर के इसको एज अ व्यवसाय, मतलब एक पेशे के कैरियर के तौर पर अपनाना है। तो अब ये हो गया है कि वो लेखन उतना आवश्यक नहीं रह गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लेखक है और वो पत्रकार है, तो जिस जगह वो काम कर रहा है वो जगह से उस अखबार या पत्रिका को वो एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेखन में रुचि रखने के लिए सबसे जो पहली शर्त है जो मैं समझती हूँ कि आप लोग पढ़ें और खूब पढ़ें। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, सब लोग पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? ऐसे झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं आज की हेडलाइन पूछने वाली हूँ। शाबाश। यदि एक बहुत बहुत सरल, बहुत सहज तरीका है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए, कि आप रोज नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें। सबके घर में आता है लेकिन पढ़ते नहीं है। मैं अपने कॉलेज के बच्चों को भी हमेशा ही बोलती हूँ, और मैंने तो मार मार के उन लोगों की आदत अब डलवा दी है, क्योंकि मैं बच्चों से पिछले दिन का क्रॉसवर्ड भर के लाने के लिए कहती हूँ। तो आपके लिए, आपके पास इतना सुलभ साधन है, 3 रुपए का पेपर घर में आता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। पहले तो ये कि चाहे वो पत्रकारिता के बच्चे हों या दूसरे बच्चे हों, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं तो कैरियर बनाएंगे, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे आप सब। तो जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपके लिए ये जरूरी है कि अखबार आप पढ़ें और खूब पढ़ें। पत्रकारिता के बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए जो क्रॉसवर्ड है वो रोज भरें। आपका जो शब्द भंडार है वो समृद्ध होगा। मैं आज का जो अखबार है उसकी हेडलाइन है, यहाँ इतने लोग मास्क लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज की ये खबर है कि जो मास्क लगाने का फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि शहर में अस्थमा के मरीज, डॉक्टरों के रिकॉर्ड के अनुसार अस्थमा के मरीज 40% घट गए हैं। तो ये सारी जानकारियाँ, ये एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको, लेकिन सारी जानकारियाँ आप अपडेट रखें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरे ख्याल से यहाँ जो अखबार का खेल पृष्ठ खोल लेते होंगे, क्योंकि क्रिकेट में क्या है वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है ना? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के बारे में आपको सबको जानकारी चाहिए होती है ना? क्योंकि ये आपकी रुचि का विषय है ना? कुछ लोगों को फिल्म में रुचि रहती है, आज कौन सा टाइगर श्रॉफ ने क्या कुछ नया किया, बॉडी बनाने के लिए वो क्या कर रहा है ना? तो ये अपने अपने रुचि के क्षेत्र होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है, क्योंकि अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है तो आप उसी में जाइए। कोई हर्ज नहीं है कि आप सिर्फ खेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं या आप सिर्फ सिनेमा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप पत्रकारिता में जाते हैं तो ये भी पत्रकारिता का एक हिस्सा होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप गए,
माइक बंद हो गया क्या? कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी ना? नहीं आ रही। किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन के लिए, वो है सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिविटी। किसी क्षेत्र में पैर रखने से पहले ही हार मान लेना ये भी गलत है ना? आप लोग क्या करते हो, सिनेमा जाते हो, अभी तो नहीं जा रहे हो, मॉल में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने लगभग सभी लोग जाते थे, है ना? अभी अभी नहीं जा रहे हैं, वैसे जाते थे, है ना? समय पर पहुंच जाना, सब जाते थे। किसी की मूवी छूटती थी क्या? कभी नहीं छूटी ना। रिकॉर्ड कभी नहीं छूटती है मूवी, है ना? लेकिन कई बार कॉलेज के लेक्चर छूट जाते हैं क्योंकि आप आने में लेट हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी? यस मैम। होता है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रुचि का विषय है वो आप कर लेते हो, जो आपकी रुचि का विषय नहीं है वहां आप थोड़ा सा ढीले हो जाते हो, इग्नोर कर देते हो कि हाँ ठीक है चले जाएंगे, है ना? तो ये चीज मानव मात्र में इनबिल्ट होती है कि जहां उसका इंटरेस्ट है वो वहां पर तत्पर रहता है, और जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां वो तत्पर नहीं रहता है। तो पहले तो अपने आचरण में हम सकारात्मकता रखें। पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो बड़े काम की चीज होती है। खुश, अच्छा मुझे बताइए, आप सब खुश होते हैं कभी कभी कि अक्सर खुश होते हैं? अक्सर खुश रहते हो। कौन खुश रखता है आपको? दोस्त खुश रखते हैं, और मोबाइल? शाबाश, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दो, अपने को यहाँ कोई नंबर नहीं कटने वाला है ना? पीछे से कुछ बोल दें लोग बाग कि आपको कौन खुश रखता है? पेरेंट्स। ठीक है। अब आज से हम ये सोचें कि हमें खुश रखने का अधिकार सिर्फ हमको है। जब आप ये सोचेंगे तब आपको ये समझ में पड़ जाएगा कि खुश रहने का अधिकार भी आपका है और दुखी न होने का अधिकार भी आपका है। आपके दोस्त में या जो विवाहित हैं उनके पति या पत्नी में, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मेरे पति मुझे खुश रखते हैं। अरे भाई, मैं खुद खुश रहती हूँ। सामने वाला कौन है आपको खुश रखने या दुखी करने वाला? ये पॉजिटिविटी होगी ना, तो उस दिन आपको कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको कोई खुश नहीं रख रहा है तो कोई आपको हर्ट भी नहीं करेगा। आप खुद ही खुश हो रहे हो, इसलिए आप हर्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई से इतर भी होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। पढ़ाई को लेकर के हम जूझ जाते हैं कि नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बहुत सारी व्यवहारिक चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि अरे ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आपकी जिंदगी में है तो पढ़ाई अपने आप खुद रास्ता बना करके आ जाती है। तो अब से क्या होगा, सब जने खुद खुश रहेंगे, ठीक है? जब आप खुद खुश रहेंगे तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा, हर्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा हम वापस विषय पर आते हैं। मुझे वैसे कितना समय मिलेगा? बच्चे आप बोलो, कितना टाइम दोगे? सारा समय? बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मंच है वो तुमको मेरे बोलने के बाद मिलेगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप लोग अपना भविष्य तय कर चुके हो कि क्या बनना है आपको? यस मैम। सब तय कर चुके हैं, ठीक है? पेरेंट्स की सहमति है उसमें? यस मैम। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हो, आप दुविधा में नहीं हो। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे सीए बनना है और आप नहीं बन पाए, तब बैकअप प्लान
वेरी गुड। बैकअप प्लान है सबके पास? बहुत अच्छा। तो ये तो मतलब अरे ये बच्चे तो मैडम ऑलरेडी इतने सकारात्मक हैं कि इनको मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी जरूरत थी। बहुत अच्छा है ये। दूसरी चीज ये है कि चूंकि लेखन पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा, या उनके पहले भारतेंदु जी ने लिखा, या माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, इन लोगों के नाम सुने हैं कभी किसी ने? इनमें से किन्हीं को पढ़ा है? मुंशी प्रेमचंद को। माखनलाल चतुर्वेदी की कोई एक रचना की कोई 2 लाइन सुना सकता है? जबकि सुनी हुई है सबने। जी आप सुना दो। क्या होता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, सुनिए सबने। और अंतिम पंक्तियां भी सबको याद होगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे ऐसा लगता है कि सबने सुनी पढ़ी तो है ना, जहन में नहीं है। तो वो सारे जो नाम मैंने अभी लिए, ये एक इतिहास हो गए हैं, है ना। और आज की जो जनरेशन है, यानी कि आप लोग, वो हमेशा इतिहास में नहीं जी सकते हैं। तो इतिहास में नहीं जी सकते हैं तो खुद का इतिहास लिखिए, खुद इतिहास अपना बनाइए। उसके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं लेखन आपकी दिनचर्या में आ जाए। आप लोगों में काबिलियत की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं युवा हौसलों को बहुत सलाम करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि आज का जो युवा है वो बहुत ईमानदार है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। क्योंकि मैं एक बहुत यहाँ पर आपको कड़वी सच्चाई ये बताती हूँ कि जो आंकड़े हैं, जी आप भी ध्यान रखिएगा, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि दुष्कर्म के केसेस में 40+ लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि जो आपकी जनरेशन है वो स्त्रियों का सम्मान करना जानती है। मैं कई बार कॉलेज में देखती हूँ कि अपनी क्लासमेट को लेकर के लड़के प्रोटेक्टिव रहते हैं। वो जानते हैं कि हमको इनका सम्मान करना है, हमको इनकी सुरक्षा करना है। और ऐसी जो युवा वर्ग है, ऐसा जो यूथ है, ये अगर लिखेगा तो आप सोचिए कि वो कितना सकारात्मक होगा। तो मैं चाहूंगी कि अगली बार कभी ऐसा मौका मिला तो आज मैं मंच लाई हूँ, अगली बार मैं सोचती हूँ कि कुछ डायरियां लेकर के आऊंगी, और वो डायरी और पेन एक सबको गिफ्ट में दूंगी। और चाहूंगी कि 1 साल में या 6 महीने में या एक समय आप खुद निश्चित कर ले, उस समय में आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और कुछ नहीं तो अपने विचार ही लिख डालिए, वो भी चलेंगे। ठीक है। सभी ये ग्रेजुएशन के बच्चे हैं ना, सभी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। ठीक है। तो क्योंकि पीजी वाले बच्चे होते तो फिर आगे उनके लिए कुछ और वो थे। ठीक है। अभी मैं अब थोड़ा सा अपना जो आज का विषय है वो लेना चाहूंगी। भाषा पर एक जो चीज मुझे खटकती है वो है कि भाषा पर बच्चों की कमांड नहीं है। यूथ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है। अगर अभी आज सबको हिंदी का 1 पेज भी लिखने के लिए दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें या तो वो ढंग से लिख नहीं पाएंगे या मात्राओं की गलतियां बहुत होंगी। सब सहमत हैं इससे? तो मैं आप सबसे आज एक ये निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि रोज सब 1 पेज जरूर लिखें। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। मैं कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी कि इंदौर में रहने वाले कई टीवी कलाकार या फिल्म कलाकार ये मानते हैं कि मैं चूंकि इंदौर में रहा इसलिए मेरी हिंदी बहुत अच्छी रही। आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह यानी इंदौर जिस शहर में आप रह रहे हैं, वो अपनी हिंदी के लिए इतना प्रसिद्ध है
कि लोग मुंबई जाकर के बोलते हैं कि हमको स्क्रिप्ट रोमन में नहीं चाहिए, हम अपनी स्क्रिप्ट हिंदी में ही लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम जिन अमिताभ बच्चन की हिंदी के कायल हैं, वो अमिताभ बच्चन रोमन में अपनी स्क्रिप्ट लेते हैं। तो हम अपने पास वो चॉइस है आपके पास अभी कि जिस जगह आप रह रहे हो हिंदी में आप बाहर जाकर के झंडे गाड़ सकते हो। तो इस मौके को हमको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला है, इतने अच्छे टीचर मिले हैं। मैं अभी यहाँ जो संचालन कर रही है मैडम हिंदी की, भागवत मैडम शायद, तो उनको सुन रही थी। तो आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपके पास इतने अच्छे ट्रस्टी हैं, प्रिंसिपल है, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस मौके का फायदा उठाइए, जितना बन पड़े आप अपनी भाषा को सुधारिए। मैं यहाँ एक बात और कहूंगी कि जो लोग बोलते हैं बेटा हम मोबाइल नीचे रख दें, थैंक यू। जो लोग अपना बोलते हैं कि हमको हिंदी नहीं आती है, क्या वो इंग्लिश के मास्टर हैं? नहीं है। अब क्या हो गया है कि आप लोगों का ज्ञान अधकचरा हो गया है। आप हिंदी को भी ठीक से नहीं जान पाए और आप अंग्रेजी के भी मास्टर नहीं बन पाए। और दूसरा, आप देवनागरी को भी खतरे में डाल रहे हो मोबाइल पे रोमन में लिखकर। आप मैं लिखते हैं तो आप MAIN ये टाइप करते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी देवनागरी को भी खतरे में डाल रही है। तो थोड़ा सा हम चूंकि जिस जगह पर हम हैं, हम भाषा का ध्यान में रखें। भाषा के स्तर पर हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। जो हमारा विषय है कि पत्रकारिता में हम लेखन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इतिहास पे वापस आऊंगी कि निज भाषा उन्नति है, ये कहना था भारतेंदु जी का, जिनसे पत्रकारिता का स्वर्णकाल माना जाता है। जिसको पत्रकारिता के बच्चों के लिए ये चीज विशेष ध्यान देने योग्य है कि उस समय वो चाहते थे कि अखबार की जो भाषा है, जो भाव है, जो विचार है, उन सबका सम्मान हो और अखबार निकले। यानी कि भाषा का भी एक स्तर होना चाहिए, समाचार की या पत्रकारिता की भाषा का एक स्तर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे पत्रकारिता व्यवसाय में तब्दील हो गई, पहले पत्रकारिता एक मिशन था, लेकिन बाद में ये व्यवसाय बन गया। तो जैसे जैसे व्यवसाय में तब्दील हुआ, भाषा का आग्रह अपने आप पीछे छूटता गया। जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा है कि अखबार की भाषा पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई और अब बिल्कुल निम्नतम स्तर पर आ गई है। वो चीज हम जो युवा है, मैं इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप भी इतिहास बना सकते हैं। तो आप भाषा को समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो भविष्य है वो आपके हाथों में है। उस समय अखबार निकलते थे तो भाषाओं के जरिए संस्कार देने, भाषा में संस्कार देने की बात होती थी। पत्रकारिता को अब साहित्य में देखिए, आपकी अखबारों में साहित्य को एक पेज तो मुश्किल से ही मिलता है, या तो एक कॉलम या आधा पेज मिलता है। हम यदि पत्रकारिता में लेखन की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो पहले अपनी रुचि, अपना जो इंटरेस्ट है और जिसमें आप दक्ष हो। देखिए, हर व्यक्ति, आपके पेरेंट्स आपका आकलन शायद नहीं कर पाए, लेकिन आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि आप कहानी लिखो, लेकिन आपका तो मन कविता में रचता है, तो ये आप तय कर पाएंगे कि आप कविता लिखेंगे या कहानी। तो जो आपकी रुचि है, जिसमें आप दक्ष हैं, वही क्षेत्र चुनिए और उसी के अनुरूप अपनी भाषा और लेखन को निर्धारित कीजिए। व्यापार की भाषा खेल में नहीं चल सकती है। ये सब मैं इसीलिए, ये आपको चीज मुझे बतानी पड़ रही है। आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, है ना। व्यापार की जो भाषा है वो खेल में नहीं चलेगी, और सिनेमा की जो चुटीली भाषा है वो राजनीति में नहीं चलेगी।
जिस तरह साहित्य कई विधाओं में बटा हुआ है, यानी कि कहानी, कविता, उपन्यास, समीक्षा, निबंध, है ना, तो जिस तरह साहित्य कई विधाओं में बटा हुआ है, उसी तरह पत्रकारिता का जो लेखन है वो भी कई विधाओं में बटा हुआ है। अगर हम अखबार के एक एक पेज का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर क्षेत्र की जो भाषा है वो भिन्न है, अलग है। अगर साहित्य के क्षेत्र में आप लेखन में हाथ आजमाना चाहते हैं, जो कि पत्रकारिता के स्टूडेंट को ये चीज जरूरी है, तो आपको पत्रकारिता को समझना होगा, और अगर पत्रकार बनना है तो कलम की धार के साथ अपनी भाषा को भी आपको संवारना जरूरी है, आवश्यक होगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम हर बात को कहने का सलीका सीख सकें और अपना शब्द संसार जो है वो खुद समृद्ध कर सकें। भाषा के, हम बोलते हैं कि भाषा का संस्कार देना साहित्य का काम है सिर्फ। अभी तक हम ये सोचते हैं कि भाषा जो है वो साहित्य की देन है, या साहित्य की जिम्मेदारी है कि वो आपकी भाषा को दुरुस्त करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अखबार का भी दायित्व होता है। जब आप भावी पत्रकार हो, कभी कोई किसी चैनल में जाएगा, कोई किसी न्यूज़पेपर में, पता चल रहा है कि आप में से कोई यहाँ जिंदगी में जाकर के बैठा है ना, तो ऐसी पत्रिकाओं में ये आवश्यक है कि जो भाषा संवारने का दायित्व है वो पत्रकार का भी होता है। पत्रकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की साहित्य की है या लेखक की है। जो व्यक्ति समाज हित में समाजोपयोगी साहित्य का सृजन, निर्माण और विकास करता है, वही लेखक या पत्रकार कहलाता है। जैसे कि आप लोगों में से कुछ हैं लेखक, है ना। अभी जैसे श्रव्या ने बताया कि खुशी के बारे में बात की, है ना, तो ये इस तरह की सकारात्मक चीजें साहित्य को देना, ये एक बहुत बड़े दायित्व का काम है। वो अभी बच्ची है, छोटी है, लेकिन निश्चित रूप से अगर उनका लेखन निखरता गया तो पता चल रहा है कि वो यहाँ मंच पर आकर के अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दे रही है। हो सकता है ना ऐसा, और ऐसा होता है और होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी स्कूल में पढ़ा है और वहीं बाद में उसने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, चूंकि बात भाषा की हो रही है, हम हिंदी की बात करते हैं, लेकिन हिंदी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा जोर इसलिए नहीं देती हूँ कि आम बोलचाल की जो भाषा है, पत्रकारिता में एक विषय संप्रेषणीयता भी है ना रचना जी, संप्रेषणीयता। मैं आपको, मेरी भाषा आप तक पहुंचनी चाहिए, पीछे की सीट तक पहुंचनी चाहिए, मैं ऐसी भाषा बोलूं। अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलने लगूंगी, जो कि तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगी कि वहां पर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आधे लोग बोलेंगे मैडम क्या बोल रही है, एक बार सोचना पड़ेगा, और मैं बोलूंगी अरे भीड़ू वहां भयंकर आग लग रही है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि वहां पे भयंकर आग लगी है ना। तो हिंदी को हम उतना ही रखें स्तर पर जितना कि आसानी से मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊं। यदि ये एक बहुत, और आप जब पढ़ेंगे भाषा को तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी के कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के हैं ही नहीं। वो ज्यादातर अरबी, पश्तो और फारसी भाषा से आए हैं, और कुछ उर्दू से, जिनको हम रोजमर्रा में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी मैं इस्तेमाल बोलूंगी तो वो हिंदी का शब्द नहीं होगा, मैंने प्रयोग बोला तो ये हिंदी का शब्द हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को लौपदगामिनी और इस तरह का कह के हम हिंदी का मजाक बनाएं, ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा से मेरा बिल्कुल भी द्वेष नहीं है, क्योंकि अगर आप पत्रकारिता जैसे या पत्रकारिता को छोड़कर आज किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो वहां पर अंग्रेजी का बोलबाला है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आपको अंग्रेजी में भी महारत हासिल होना आवश्यक है, सिर्फ हिंदी में काम नहीं चलेगा। लेकिन
अपनी भाषा की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। हम लिफ्ट का रोज उपयोग करते हैं और लिफ्ट को लिफ्ट ही कहते हैं, लेकिन हम में से कितनों को पता है कि लिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता है। हाँ बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, एक तालियां बजाओ। देखो, ये चीज सिर्फ जानकारी की थी, है ना? आप रोज उसको उत्थापक नहीं कहोगे, लिफ्ट ही कहोगे, लेकिन पढ़ा हुआ कहीं न कहीं अवश्य काम आता है। तो जितना जितना आप ज्ञान में अंदर जाओगे और आपको मजा आता है, आपको मजा आता है कि अरे हाँ बहुत बढ़िया। अभी इसलिए मैं बोलती हूँ कि रोजमर्रा में आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसकी गहराई में उतरिए। हिंदी में इतने शब्द हैं कि आप चकित रह जाएंगे कि ये इतनी अद्भुत और इतनी समृद्ध भाषा है। हम आंटी अंकल के सबके सामने उदाहरण हैं, चाची मामी सबको आंटी अंकल, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द का अपना महत्व है, इसलिए हिंदी को आप अधिक से अधिक अपने कामकाज की भाषा बनाएं। अंग्रेजी को बिल्कुल जानिए, और मैं तो कहूंगी कि अभी विदेशी भाषाओं के साथ साथ आप भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन कीजिए। अगर मौका लगता है तो एक भाषा अवश्य सीखिए, क्योंकि आपके कैरियर में कब कौन सी भाषा आपको काम आ जाएगी, आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, ये आपको भी नहीं पता है। तो पढ़िए और खूब पढ़िए। मैं अभी क्या होता है कि मैं जब पढ़ाती भी हूँ ना मैम, कॉलेज में भी बच्चों को, तो मैं इसलिए बच्चों को बताती रहती हूँ कि जब बच्चे एक बार सुन लेते हैं ना तो उनको वो चीज याद होती है। आज सबको पता चल गया है कि लिफ्ट को क्या कहते हैं, तो अगली बार कभी कोई पूछेगा तो सारे बच्चे मंच हासिल कर लेंगे, करेंगे ना? और इसको शौक से पढ़िए, इसको बोझ समझ करके मत पढ़िए। हम वापस से अपने उस विषय पर आते हैं कि जब पत्रकारिता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पत्रकार लेखक हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर वो होगा तो उसको उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। एक जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो इतिहास था उसमें एक विभाजन की रेखा नहीं होती थी कि ये पत्रकार है, लेखक है। धर्मवीर भारती जैसे नाम है, रघुवीर सहाय जैसे नाम है, जो बहुत अच्छे लेखक भी थे, अज्ञेय थे कि वो लोग बहुत अच्छे लेखक भी थे और बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते थे कि अच्छे लेखक अच्छे हैं या ये पत्रकार अच्छे हैं। तो उच्च कोटि का जब लेखक पत्रकारिता में जाएगा तो वो निश्चित रूप से वहां पर उस पत्रिका को या उस चैनल को भी, किसी अगर चैनल में भी काम करता है तो वो ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि उसको साहित्य का, लेखन का ज्ञान है। ये आपको इसका एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पत्रकार अगर लेखक होगा तो उसको बहुत सी वो चीजें हैं जो उसको पहले से पता होगी। तो इसलिए आप लोग लेखन को थोड़ा थोड़ा ही सही, शौकिया तौर पर ही, लेकिन अपनाइए। कई प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं थी उनका संपादन प्रतिष्ठित लेखकों ने किया, और क्योंकि वो त्वरित जो घटनाएं होती है, एक पत्रकार को क्या होता है कि वहां से कुछ एक्सीडेंट हुआ या कोई भी एक इवेंट हुआ, उसको उठाना है और तुरंत उसको अखबार में लगाना है। कई सारी चीजें अगर सिर्फ पत्रकार होने के नाते शायद वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना कि एक लेखक है। घटना को ज्यों का त्यों रख देना पत्रकारिता नहीं होती है, उसमें आपको कुछ कंटेंट डालना पड़ता है। तो कंटेंट आप तभी डाल पाएंगे जब आप लेखन में थोड़ा बहुत तो आप हाथ पैर मार चुके होंगे। पत्रकारिता यानी कि घटना को जस का तस रख देना भी पत्रकारिता नहीं है। कलम को अगर आपने अपना हथियार मान लिया तो ये हथियार वो हथियार है जो आपको
हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लड़ने में आपकी मदद करेगा। कलम का अगर हुनर है आपके पास और आप में से किसी को जैसे राजनीति में रुचि है, अलग अलग विषय होते हैं, क्योंकि अखबार के साथ साथ पत्रिकाएं, रेडियो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मेरे ख्याल से सभी एफएम सुनते होंगे, रेडियो मिर्ची, माय एफएम, कोई सुनते हैं? तो जो पत्रकारिता के बच्चे हैं, अगर उनका यहाँ इंटरेस्ट है तो वो अखबार के अलावा पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, यहाँ तक कि वेब पत्रिका, और इससे एक कदम और आगे जाकर के जो विज्ञापनों की दुनिया है, विज्ञापनों की दुनिया आज की तारीख में कैरियर के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो अगर आपका लेखन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप उसके जिंगल्स में भी हाथ आजमा सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के जमाने में। और चूंकि विज्ञापनों की दुनिया में अभी युवाओं का बोलबाला है, भाई मुझे एक विज्ञापन लिखने का बोलेंगे तो मैं अपनी उम्र के अनुरूप विज्ञापन लिखूंगी, है ना। मैं जब आकाशवाणी में जब मैं जॉब में थी और जब मैं वहां पर अपने प्रोग्राम्स देती थी तो मैं यही बोलती थी, ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का इंदौर केंद्र है, आइए सुनते हैं युवाणी। ये हो गया। अभी आप क्या बोलते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो डूड्स, ये होगा। तो अभी जो दुनिया है ये युवाओं की दुनिया है। युवाओं की दुनिया के लिए, युवाओं की दुनिया में पैठ बनाने के लिए और युवाओं को रिझाने के लिए युवा ही चाहिए। तो अगर युवाओं की दुनिया है और युवाओं की दुनिया में ही आपको जाना है, काम करना है, तो उसके लिए जिंगल्स लिखने के लिए भी युवा ही चाहिए, है ना। सही है। तो आप सोचिए कि आप किस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, तो इसका बिल्कुल फायदा उठाइए। जिस जगह में आप जाना चाहते हैं वहां जाइए, जहां शौक है वहां जाइए। और राजनीति में किसी को इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ एक चीज और साझा करना चाहूंगी कि अभी जो सबसे ज्यादा कमी है पत्रकारिता में वो है कार्टूनिस्ट की। कार्टूनिस्ट की कमी इसलिए है कि मुझे लगता है कि युवा बहुत ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मतलब मुझे कई युवा ऐसे भी दिखते हैं जिनको वोट डालने में भी कोई रुचि नहीं रहती है। तो लेकिन और कार्टून वो विषय है जो ज्यादातर के राजनीति को छूता है। तो अगर राजनीति में किसी का थोड़ा सा भी रुझान है तो उन चीजों को जो उस समय हो रही है उसको आप कैप्चर कीजिए, कार्टून की नजर से देखिए और उसमें तीखी और चुटीली व्यंग की लाइनें चाहिए होती हैं। तो अगर किसी का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अभी भारत में बमुश्किल 1 या 2 महिला कार्टूनिस्ट हैं। बमुश्किल मैं 2 के नाम जानती हूँ, इसलिए मेरी नजर में तो 2 महिला कार्टूनिस्ट हैं। तो अगर यहाँ जो बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, वो अगर इस पेशे को अपनाना चाहें तो उन लोगों का उज्जवल बहुत भविष्य हो सकता है एक कार्टूनिस्ट के रूप में। बस आवश्यकता है कि स्वाध्याय पर ध्यान दें, पढ़ें और खूब पढ़ें। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए लेखन में अपार संभावनाएं हैं, बस उसको साहित्य से जोड़कर देखें। और जिस भी विषय में आपको जाना है, अर्थ में, व्यापार में, किसी किसी को जो शेयर्स होते हैं उसमें अगर रुचि है तो वो पढ़िए, उसमें भी अपार संभावनाएं हैं। उसमें आप लोगों को काम के लिए बहुत बहुत स्कोप है, तो वो करिए और विभिन्न विषयों के साथ में गहन अध्ययन कीजिए। पढ़ने के लिए कोई एक स्पेसिफिक वो मत चुनिए, जो मौका मिलता है वो पढ़िए। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी और तब से मुझे पढ़ने का शौक है, क्योंकि घर में पढ़ाई का वातावरण था। हमारे यहाँ धर्मयुग, सारिका जैसी पत्रिकाएं उस वक्त आती थी, मुंशी प्रेमचंद जैसी रचनाएं हमारे यहाँ, उनके उपन्यास हमारे घर में रहते थे। तो धीरे धीरे वो शौक ऐसा हो गया कि क्रॉसवर्ड की मैं एडिक्ट हूँ। मतलब मुझे
ये कहने में हिचक नहीं है कि मुझे इसका एडिक्शन है। तो कभी समोसा किसी पेपर में आता था और अगर उसमें क्रॉसवर्ड थी तो मैं वो समोसा बाजू में रख के और पहले वो क्रॉसवर्ड भरती थी। ये जो एडिक्शन होता है ये हमारे शब्द ज्ञान को बढ़ाता है, बढ़ोतरी करता है। तो आप भी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए, मगर आप कीजिए, क्योंकि भविष्य आपके लिए अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए है कि आप आओ, हम आपको अपने में समा लेना चाहते हैं। तो आप लोग जो हो देश का भविष्य हो, इसलिए पढ़ो और खूब पढ़ो, लिखने में अपने आप आएगा। और मैडम ने शुरू में एक शेर पढ़ा था तो उससे मुझे भी याद आ गया कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आप सब में उतनी क्षमताएं हैं कि आप आसमान में छेद कर सकते हो, बिल्कुल करो। जो मन करता है कविताएं लिखने का लिखो। भविष्य में कोई प्रेम में पड़ता है ना, तो प्रेम में भी कविताएं बहुत अच्छी आती हैं। प्रेम से कोई परहेज नहीं है, हाँ, लेकिन वो प्रेम उतना गहरा होना चाहिए कि आप उस प्रेम को करने के बाद जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जिससे आपने प्रेम किया है और वो भी आपको प्रेम करता है और उसके साथ आप कई सालों तक साथ रह सकते हो, वो प्रेम है। जब आप उस प्रेम में पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, मेरी तरफ से तो छूट है। ठीक है? तो सब बच्चे आज अपने आप से प्रण करें। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि खुश आप खुद रह सकते हो, कोई आपको खुश नहीं रखता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, उसी तरह कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं लिखवा सकता। लिखने के लिए आपको अंदर से लाना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मैं करूँगा या करूँगी, मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे उस दिन आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे, हाँ बेटा पूछिए। मैम अब जैसे लाइक मैं अभी डायरी लिखना चालू किया था, लाइक मैंने जनवरी में बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, सो उसमें मैंने डायरी लिखना चालू किया था। सो लास्ट में आते आते लाइक फरवरी मंथ चालू हुआ, वो आलस भरने लग गया और फिर वो मतलब मेरे से कंप्लीट नहीं होने लगा। तो वो तो मैं ट्राई तो किया लेकिन उससे हो नहीं रहा कुछ। नहीं तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार आलस आ रहा है, तो आज ये लिखो उस पेज पर क्योंकि मैं महा आलसी हो गया हूँ। सच है, सच है। आप लिखो कि आज मुझे बहुत आलस आ रहा है और फिर नीचे लिखना लेकिन आलस अच्छी बात नहीं है। ठीक है? फिर आप अगले पेज पे लिखो कल मैं आलसी हो गया था लेकिन आज मैं फिर लिख रहा हूँ सुबह बहुत अच्छी है, सूरज बहुत अच्छा लग रहा है और आज मुझे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम वो जयपुर में। ठीक है, तो आज अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड जयपुर में है। अच्छा जयपुर जो है ना वो गुलाबी नगरी कहलाता है। अच्छा जयपुर में हवा महल है, वो लिख डालो, कुछ भी लिखो। ओके, एवं ही लिखो, एवं ही। ठीक है, एवं ही बोलते हैं ना सब, एवं ही लिखो। ये भी जयपुर का, इसलिए जयपुर को ज्यादा याद। हाँ, तो कुछ भी क्या होता है कि जब आप ये कागज को आप चितरने लगते हो ना, वो चीजें कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी आज जैसे आपने पढ़ा कि लिफ्ट को क्या कहते हैं, आप कल ये सोचो कि यार अपन इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू को क्या कहते हैं हिंदी में, ये सोचो। कुछ ऐसे कठिन शब्द भी लिखो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप सबके लिए कह रही हूँ कि अगर आप कोई चीज याद करना चाहते हैं तो उसको लिख डालिए। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। आपने अगर कोई एक शब्द अपनी कॉपी पर लिख लिया, वो शब्द आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। कुछ भी आप लिख लो। तो हिंदी, जैसे आज हमने भाषा की बात की, तो आप थोड़ा सा भाषा पर लिखो और कई ऐसी भाषाएं ढूंढो। देखिए आजकल आपके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर आप तत्सम तद्भव शब्द ढूंढो और उसमें आप अंतर करने की कोशिश करो, उसमें लिंक बिठाने की कोशिश करो, अपने आप होगा। अभी मैं आपको हिंदी में बोलूंगी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुके कौन है। समझ में आया? मैंने तो हिंदी में बोला, नाक का मोती अधर की कांति से। अब समझ में आया? अधर यानी क्या? लिप्स। हाँ, नाक का मोती अधर की कांति से,
बीज दाढ़िम का समझकर, दाढ़िम यानी क्या? दाढ़िम अनार, बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है, समझ में आया? अधर यानी होठ, लिप्स। तो एक सुंदर सी युवती की सुंदरता की चर्चा हो रही है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। भ्रांति यानी क्या? कंफ्यूजन, ठीक। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, शुक यानी तोता। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अब उसको जो कवि था उसको सिर्फ ये कहना था कि ये स्त्री इतनी सुंदर है कि इसने नाक में, इसकी नाक जो है वो पैरोट जैसी है सुंदर, और इसने जो नाक में मोती पहना है वो उसके होठों की कांति से यानी कि लालिमा से मोती जो है वो लाल रंग का दिख रहा है, और वो एक तोते को सामने लिए हुए है। तो तोता सोच रहा है कि एक और तोता कहाँ से आ गया। ये कवि कहना चाहता था, लेकिन चूंकि हिंदी में कहा तो आपको समझ में नहीं आया। मैम बट इस उम्र में लाइक हम लोग काफी कुछ इजी वे फाइंड करते हैं, लाइक हाँ। अभी भी किसी भी लाइक कोई सी भी एज में हम लोग इजी वे फाइंड करते हैं। हाँ, तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन देखिए इजी जो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है ना, वहां तो सब जाते हैं। मजा तो तब है कि जब ट्रैकिंग करके चढ़ के जाओ, और आप तो यूथ हो। एक वो है गीत है कि है अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते। जी जी ध्यान दीजिएगा, है अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते। अनुकूल बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। तो आप अगर नदी ऐसे बह रही ना, नदी ऐसे बह रही है तो तुम तो ऐसे ही तैरोगे। मजा तो तब जब उधर से इधर आके तैरो, वो करोगे तो फिर मजा है ना। ट्रैकिंग करते हुए जूते पहन के भाग के ऊपर पहाड़ चढ़ना, वो उसका अलग आनंद है। और जो गाड़ी से जाना, ऐसे ऐसे रास्ते से घूम के फिर जाना, उसमें क्या मजा है। तो ढूंढो, और ये आप खुद ढूंढो, खुद शब्द ढूंढो। और कभी कोई प्रॉब्लम आती है और ऐसा लगता है कि हमको मैडम से मिलना है, तो आप उन्मेखा मैडम को बोलिए, मैं फिर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। और आप सबने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उन्मेखा मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ, कार्तिक शास्त्री जी को, कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बच्चों से। अच्छा बोलिए। मैम मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि लिखने के लिए पहले तो इमेजिनेशन होनी चाहिए, पर मैम मेरी इमेजिनेशन मुझे लगता है बहुत लिमिटेड है, और वो भी ऐसी है कि लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो आप क्या सजेस्ट? हाँ, मैं दो चीजें सजेस्ट करूंगी। एक, पहला आपने क्या बोला कि लोग क्या कहते हैं कि लिखने के लिए इमेजिनेशन जरूरी है ना। लिखने के लिए इमेजिनेशन से पहले जरूरी है कि आपने क्या देखा और क्या सुना, है ना। देखो मैं बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। दो छोटे से उदाहरण बताती हूँ। हमारे एक परिचित हैं, उनके कोई बच्चे अमेरिका में रहते थे, ठीक। तो बोले कि ये रे उनकी वाइफ को बेबी होने वाला है, तो वो तो इंडिया आ रहा है। तो इंडिया क्यों आ रहा है यार, अमेरिका में बच्चा पैदा होने दो। तो नहीं, उसको तो भारत में अपना बच्चा भारत में पैदा करना है, ऐसा। तो एक और जो परिचित थे उनके, वो बोलते हैं उल्लू का पट्टा, छोट उल्लू का पट्टा है, इतना अच्छा मौका मिला अमेरिका में बच्चा पैदा होने का, और वो बेवकूफ यहाँ आ रहा है। अब एक शब्द था उल्लू का पट्टा, ये मुझे क्लिक कर गया, और मैंने कहानी लिख दी, उसका शीर्षक है उल्लू का पट्टा। अब क्योंकि और वो कहानी ऐसी है, उसका फिर ताना बना। अब आपकी चीज आ गई इमेजिनेशन। अब आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यार मैं इसको प्लॉट तैयार करना पड़ेगा। अपन बिल्डिंग बनाते हैं ना, ये सिक्का स्कूल ऐसे ही तो नहीं बन गया। पहले सारे ट्रस्टियों ने जगह देखी, प्लॉट देखा, है ना, फिर इससे संपर्क किया, उससे संपर्क, ये अब आपका इमेजिनेशन का काम शुरू हो गया। तो फिर मैंने ऐसा ताना बाना हुआ कि भाई वो एक बहुत अच्छा कपल है, उनके 2 बेटे हैं, वो अमेरिका में चले गए और ऐसा। तो जब वो अमेरिका गए तो ये बड़े खुश हुए कि अरे हमारे बेटे अमेरिका में। फिर इन्होंने ऐसा बोला कि अरे वो इंडिया रहा है, उल्लू का पट्टा है, ऐसा सब। लेकिन कालांतर में बच्चे तो वहीं रह गए और अब वो अकेले हो गए। तो इस कहानी का पंच क्या हुआ कि वो आखिरी में किसी को, एक को बेटे के बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे के साथ, और सोचते कि काश मेरे घर में भी एक उल्लू का पट्टा होता। ये कहानी का पंच होता है।
ये इमेजिनेशन हो। आपको तो कल्पना के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने जैसे बोला था, बहुत अच्छी लाइन बोली कि खुश रहना चाहिए हमेशा। पर कोई लोग होते हैं जैसे अपन खुश है तो समझेंगे तो पागल ही हर टाइम खुश रहता है। अरे तो आप उसको पागल समझो। पर वो सामने वाले अपने को समझ रहा है तो नहीं, पर एक्चुअल पागल जो वो है ना, वो है एक्चुअल पागल, वो है जो आपको खुश देख के समझ ही नहीं पा रहा है कि खुशी क्या होती है ना? माइक ले लो। ठीक है, हाँ माइक दे दीजिए उनको। अच्छा सॉरी, हाँ बोले आप, बोलिए आप। मैम जैसा कि अभी आपने बोला माइक था ऑन कर। प्रारंभ, हाँ आ रही है। जैसा कि आपने प्रारंभ में बोला था कि भाषा में पकड़ बनानी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाषा में कैसे पकड़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं रीवा से हूँ, यानी कि हिंदी क्षेत्र में मेरी लैंग्वेज ही बघेली है। हाँ। लेकिन मुझे हिंदी लिखनी है, लेकिन वो मतलब जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बघेली कहीं ना कहीं से उड़ के आई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी मैंने अपनी यहाँ पर कुछ किताबें दी हैं, ठीक है? उसमें कई जगह पर मैंने खाटी शब्दों का उपयोग किया है। जी ने पढ़ा हुआ है मेरी किताबें। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ ठिलवई लिखना है तो मैं ठिलवई ही लिखूंगी, मुझे निसन्नी लिखना है तो मैं निसन्नी लिखूंगी। अब आप ढूंढते रहो निसन्नी का अर्थ क्या है। हमारे मालवा में सीढ़ी को निसन्नी बोलते हैं, है ना? तो वो है, घट्टी पीसते हैं तो मैं उसको घट्टी लिखती हूँ। तो आप अगर बघेली में बोलते हैं ना, इते ही उते ही बोलते हो, इते ही उते ही ना, इते ही उते ही, तो इते ही उते ही आप लिखो ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ लेखन से संबंधित एक चीज और बता दूं कि वर्तमान में लेखन में हिंदी भाषा के साथ बोलियों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ सम्मान ऐसे हुए हैं जो मालवी और निमाड़ी के लिए भी मिलने वाले हैं, और मैं अपनी एक किताब का बहुत जल्दी खुद ही मालवी अनुवाद करने जा रही हूँ। तो क्या होता है कि आप सबसे पहले तो एक जो अपने अंदर हीन भावना होती है ना, उसको आप हटा दीजिए। आप भाषा को भाषा इसलिए बोलती हैं क्योंकि आप पर उस क्षेत्र का प्रभाव है। आपको अगर भाषा को भाषा बोलते हैं ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके क्षेत्र की विशेषता है, इसलिए आप बोलती हैं। हम हिंदी भाषी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आप भाषा को भाषा ही बोलिए, लेकिन वो स अगर आपके मुंह से निकलता है तो वो आपके क्षेत्र की विशिष्टता है। हम पंजाब में जाएंगे तो वो बोलेगा रोटी शोटी, अपन बोलेंगे चलो खाना लग, रोटी खा लो, भोजन लगा दे, भोजन परोस दे, वो बोलेगा रोटी शोटी खा लो। महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो बोलेंगे रोटी बिटी खा लो। ये क्षेत्र की बोली की विशेषता होती है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है वो वहाँ का प्रभाव उसकी भाषा पर आ जाता है। तो भाषा आपकी अगर क्षेत्रीय है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे शर्माने की भी जरूरत नहीं है, हीन भावना आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही मेरी घूम फिर के एक शर्त होती है कि आप पढ़िए और खूब पढ़िए। पढ़ेंगे तो भाषा पर अपने आप पकड़ होगी, क्योंकि तब आपको पता होगा कि इस शब्द के लिए और कितने शब्द हैं। भाषा समृद्ध तभी होगी जब आप खूब पढ़ेंगे। हाँ। इनको अगर लेकिन पत्रकारिता में अगर जाना है और ऑन स्क्रीन जाना है तो इन्हें अपनी भाषा, तो आपको अपनी भाषा इंप्रूव करना पड़ेगी। मैंने आपको अभी बोला ना कि आपको फिर भाषा की जगह भाषा बोलना पड़ेगा। और उसके लिए उसका एक और उदाहरण मैं बताती हूँ कि जो ऋतिक रोशन है और अभिषेक बच्चन है, वो दोनों एक समय में हकलाते थे। इतने बड़े नामी घराने के एक्टर के बेटे होने के बावजूद वो दोनों हकलाते थे। उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी भाषा सुधारी है। आप बोलो श बोलो, श तो आप बोल लेते हो, लेकिन जब आप फ्लो में बोलते हो तो आप नहीं बोलते हो, आप फिर शक्कर को शक्कर बोलोगे। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो। और आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, अगर आप करोगे तो आप मुझे याद करोगे। आप कॉपी पर 100 शब्द लिखो श से, और उन 100 शब्दों को अपनी स्पीच की तरह बोलो। आप बिल्कुल बोल लोगे। और फिर बड़े चैनल पे जाके जब बोलोगे ना तो मुझे भूलना नहीं, ठीक है? हाँ बोलो।
मैम मुझे ये जानना है, जैसे हम कुछ लिखते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप जैसे बुक्स वगैरह लिखते हैं तो आपने ऐसा कुछ सीखा जो आपको बहुत सरप्राइज करता है, मतलब ऐसी कोई सी चीज? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। देखो मैंने सीखा ये कि मैं एक समय था, बैठ जाऊं, एक समय था जब मैं थोड़ा डरती थी, थोड़ा सा डरती थी, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा डरती थी। जब लिखने लगी तो मुझे समझ में आया कि मेरा लेखन जो है वो बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है ना। तो धीरे धीरे जो डर था वो छूटता गया और अब ये स्थिति है कि मैं मतलब एक समय था मेरे भाइयों ने मुझे नदी में तैरना सिखाया मंदसौर में, लेकिन मुझे फोबिया हो गया था और मैं पानी से बहुत डरती थी। लेकिन जब मैं लिखने लगी तो लिखते लिखते वो पॉजिटिविटी इतनी हावी हो गई कि करीब 6 साल पहले मैंने स्कूबा डाइविंग किया, मैं 40 मिनट समुद्र में रही। तो जब आप उसको लेखन को आत्मसात करना पड़ेगा, है ना। अभी मैंने मतलब लोग बोलते हैं कि अब इस उम्र में जाकर के ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन लास्ट ईयर हमने हवाई जहाज से कूदी मारी। मैंने दुबई में स्काई डाइविंग किया, 14,000 फीट से हवाई जहाज से खुद से कूद गए। तो जब डर को डराना है ना तो आपको सकारात्मक होना ही पड़ेगा। और ये मैंने अपने लेखन से सीखा है कि जब आप पॉजिटिव लिखोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिव करोगे। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने कुछ लेखक ऐसे देखे हैं, एक किताब की समीक्षा जी मेरे को लिखने को दी किसी ने, मैं नहीं लिख पाई क्योंकि उसमें करीब 22 कहानियां थी और 22 में से 18 कहानियों में मृत्यु है। 22 में से 18 कहानियों में मृत्यु थी। मैंने उनसे सॉरी कह दिया कि भाई मैं नहीं लिख सकती हूँ, मतलब हर कहानी में कोई मर गया। अरे भाई मृत्यु शाश्वत है, सही है, लेकिन वो जब आएगी तो एक ही बार आएगी ना, रोज रोज क्यों मरना यार, रोज रोज क्यों मरना, एक ही बार मरो ना। तो जिंदा रहना है तो जीवित रहने के लिए धड़कन चलना जरूरी नहीं है, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने अभी एक छोटी सी कविता और सुना के अपनी बात समाप्त करूंगी। अब प्रश्न तो नहीं है ना, कोई है क्या? बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसा आपने सारी चीजें देखकर सिर्फ स्केच को थोड़ा सा सुधार लो और व्यंग लिखना शुरू करो। और जो आपके सामने जो टीचर हैं, आप इन लोगों को बता सकते हो, जो शुरुआती वर्क होता है ना वो आप इन लोगों को बताओ। अभी मेरे मोबाइल में एक महाराष्ट्र में एक लड़की है, वो रोज मेरे को एक पेज लिख के भेजती है और मैं रोज उसकी मात्राएं सुधारती हूँ सिर्फ मोबाइल पर। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अगली एक वो है, मैंने आपके लिए उस समय लिखी थी ये कविता जब आपने बोला था फूलों को लेकर के और वो अपना प्रोजेक्ट अधूरा रहा, पर मेरी कविता पूरी हो गई। नहीं तो मेरा भी हो जाएगा, आप लिखो, आप बोलो। वो कविता देखिए क्या होता है कि मैं सबको भी यही बोलती हूँ और वो जो खुद सोचती हूँ कि आप मरना सबको है, मृत्यु का डर तो रखिए ही मत। जब जैसे मृत्यु होना है वो तय है, लेकिन जीना है तो सिर्फ धड़कने चलने से जिंदा नहीं रहेंगे, आपको जीवित रहने के लिए जीना आना चाहिए। तो मेरी बस छोटी सी कविता की पूरी नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ 4 लाइनें। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना, हवा बन के तुम्हारे कान में चुप से कहूंगी ना, मेरे जाने का ना करना कभी अफसोस, सुन लो तुम्हारे बाग के फूलों में मैं हंसती रहूंगी ना। जी आपके लिए पूरी कविता लिखी थी फूलों वाली। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे ट्रस्टी श्री कार्तिक सर से कि वो मंच पर आसीन हों।
प्राचार्य डॉक्टर उन्मेष खतारे, बहुत खूब मैडम, इतना अच्छा बोल रही थी आप कि आपके जो उद्बोधन था उससे केवल सभागार में नेपथ्य भी महक रहा था। हम सभी पीछे बैठकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, यहाँ तक कि मैंने आगे क्या बोलना है ये अब मैं भूल चुकी हूँ। तो अब मैं वो बोलने वाली थी जो आपने बोला, इतना सुंदर। और एक बात रचना मैडम के सामने भी बोल रही हूँ कि हमारा जो BAJMC डिपार्टमेंट है शॉर्ट मूवीज बनाता है, और मैं पीछे सोच रही थी कि अगले इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है एक्टिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग और कुछ लेखन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक फिल्म आप सभी ने देखी होगी, एनीबडी कैन डांस। मुझे लगता है आपके सेशन के बाद बच्चों में ये विश्वास जागेगा, एनीबडी कैन राइट। तो अगली फिल्म हमारे इसी पर बनाइएगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुनकर, और बहुत सारा कुछ लिखा है। और मुझे हिंदी दिवस पर आपके लिए मैं मैडम से गुजारिश करूंगी कि आपकी जरूर मुझे आवश्यकता लगेगी। ऐसे बहुत सारे विचार हम सभी के पास हैं। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे ट्रस्टी श्री कार्तिक सर से कि वो आकर अपने कुछ 2 शब्दों से हमें लाभान्वित करेंगे। बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है, मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। और ये 2 शब्द जो बोला ये कोलोकियल लैंग्वेज है। 2 शब्द मतलब 2 बोलना ही बहुत 2 में ही खत्म हो जाता है। मैं सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट, सिक्का कॉलेज की तरफ से ज्योति जी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपने समय निकालकर आप लोग के साथ में रूबरू हुई और हिंदी के लेखन के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें आप लोगों के लिए भेंट की है जो आपकी लाइब्रेरी में रहेगी। आप लोग आने वाली गर्मी की छुट्टियों में जब जब आपके पास समय मिले उस किताबों को पढ़िएगा। छोटी छोटी लघु कथाएं हैं और इसके अलावा उसमें छोटी छोटी कविताएं हैं। आपके लिए वो किताबें प्रेरणा स्तोत्र बनेंगी, ये मेरी उम्मीद है। इसके अलावा ज्योति जी की कई चीज़ें आप लोग को नहीं मालूम होंगी, मैं 1-2 पॉइंट से आपको अवगत कराऊंगा। ये एनसीसी की बहुत अच्छी सी सर्टिफिकेट कैडेट रही हैं और 1984 में आरडीसी परेड जो होती है उसमें इनके साथ परेड करने का मुझे भी मौका मिला। ये इनकी नहीं बात बताई, मैंने मेरी बात को इनकी बात के साथ बताया है। इसके अलावा इन्हें दूर दराज में घूमने का बहुत शौक है, वो लेह लद्दाख हो या फिर मानसरोवर हो, सब जगह ये समय के साथ में होती आई हैं। ये भी एक इनका बहुत पीछे जो बच्चे जा रहे हैं उनको मंच नहीं मिलेगी, फिर मंच लेकर जाओ। मैम दे दीजिए ना बच्चों को। तो हाँ वो भी है, तो ये एक उनका तो ये एनसीसी के अलावा ऐसे घूमना फिरना, जैसे इन्होंने बताया स्कूबा डाइविंग है या फिर प्लेन से जो जंपिंग है, ये सब इनको इस तरह का कहते हैं ना एक जोशीला काम एडवेंचर करने में बहुत मजा आता है। तो ये किताबें और भी आपको मिलती रहेंगी, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। और आज का जो विषय था उन्होंने बड़ी बखूबी से उसको आपके सामने रखा और जितने बच्चे अपने सिक्का स्कूल के हैं उनको एक प्रिविलेज है कि आप जब चाहेंगे आप मैडम को बताएंगे तो हम फिर इनको यहाँ पे बुला लिया करेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद शास्त्री सर। आपके वक्तव्य में मैडम एक बात सबसे ज्यादा जो बहुत पुरजोर आवाज में गूंजती रही
वो थी सकारात्मकता। वो आखिर से, शुरुआत से आखिर तक और इवन बाद में भी चलती रहेगी लंबी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बताया कि आगे भी आपकी मौजूदगी और आपकी उपस्थिति से हम इसी तरह लाभान्वित होते रहेंगे। एक छोटा सा अपना प्रेम प्रस्तुत करने के लिए मैं रचना मैडम को भी आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर कि प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर उन्मेखा तारे और रचना मैडम सैपलिंग से मैडम का देकर उनका स्वागत करें, धन्यवाद दें। मैडम स्मृतियां तो बहुत रहेंगी जहन में। स्मृतियां तो बहुत रहेंगी जहन में आपके जाने के बाद भी। अभी तक कितने लोग आपको पढ़कर आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जिस सहजता से इतनी संजीदा बातों को आपने बताया है, यकीनन आपकी किताबें इस प्रोग्राम के बाद जरूर ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। और मैं एक मेमेंटो के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री कार्तिक सर से। अनुरोध है कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करके बहुत धन्यवाद। आभारी तो हम सभी का मन है और जरूर बाद में आपको कुछ लिखित रूप में भी आभार शायद हमारे विद्यार्थी देंगे, पर मौखिक आभार के लिए कतार में है हमारे BA-JNC डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जितेंद्र चौधरी जी। उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, मैं काफी ज्यादा बोल रही हूँ, माफी कर रही हूँ। Thank you so much, ma'am. So feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. So good morning one and all present here. It's my privilege to propose the vote of thanks. On behalf of Sikko College, I would like to thank the respected chief guest of the day, Mrs. Jyoti Jain, for gracing today's seminar. Thank you so much, ma'am. और मुझे पूरा भरोसा है मैम कि आज जो आपने बातें हमारे स्टूडेंट से कही हैं वो उनके साथ हमेशा रहेंगी और उन्हें अपना फ्यूचर बनाने में जरूर मदद करेंगी। थैंक यू मैम। मैम, my words are not enough to express the gratitude. Thank you so much. I take this opportunity to thank Honorable Trustee Mr. Karthik Shastri for his presence and for giving us the opportunity to organize this event. Thank you, sir. I would like to express my profound gratitude to our principal ma'am, Dr. Unmekha Tare, for her guidance and encouragement. Thank you so much, ma'am. My heartfelt thanks to all my colleagues for their valuable contribution. Thank you so much, everyone. At last, the students for showing their interest and for their involvement in this program. Once again, thank you all for your attention. Thank you so much. बहुत धन्यवाद। और खास तौर से मैं तालियां बजाने चाहूंगी क्योंकि मुझे जरा सी भी आवाज में सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद अपने भाषा विभाग ने आप लोगों के रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स पे भी काफी काम हुआ है। तो एक बार आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। मैं दिव्यांश जी को आमंत्रित कर रही हूँ, हम राष्ट्रीय गीत के लिए सभी तैयार रहें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। बांटने का काम कुछ कर दो। बेटा